नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे लोन्स पर, यानी कि लोन से जुड़े हुए सवालों को हम शामिल करेंगे। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट हैं बलवंत जैन, CFO हैं अपनापैसा.com के। बलवंत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चलिए एक नजर डालता है शो में क्या खास रहने वाला है, यानी किन सवालों को आज हम होम लोन्स में शामिल कर रहे हैं। होम लोन एलिजिबिलिटी पर एक सवाल है, साथ ही कार लोन अगर आप लेने की सोच रहे हैं क्या क्राइटेरिया रहेगा, और साथ ही HUF प्रॉपर्टी पर अगर आपको लोन लेना है तो क्या रहेगी एक्सपर्ट की राय, ये भी जानेंगे। चलिए सबसे पहला सवाल बलवंत साहब मैं ईमेल के जरिए शामिल कर रही हूं। प्रमोद विश्वकर्मा जी ने सवाल भेजा है, हालांकि उन्होंने अपनी एज नहीं लिखी है लेकिन अपनी नेट सैलरी उन्होंने बताई है, नियर अबाउट 18,645 के आसपास है, और ये जानना चाहते हैं कि इन्हें कितना होम लोन मिल सकता है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एज, वो इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग है, लेकिन जो भी डिटेल्स इनकी मेल में है, जैसे इन्होंने लिखा है कि ITR अपना रेगुलर फाइल करते हैं, ITR फाइल नहीं करते, रादर फॉर्म 16 इनके पास है। इनके लिए क्या राय है आपकी तरफ से, और एक रफली आप इनको क्या एडवाइस दे सकते हैं? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि राहुल जी को जो लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, तो जो लेंडर है वो होम लोन के लिए उनके पास दो क्राइटेरिया रहता है। एक तो इनकम बेसिस का क्राइटेरिया रहता है और एक प्रॉपर्टी की वैल्यू का क्राइटेरिया रहता है। जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, और अगर आपकी जो लोन अमाउंट है वो 20 लाख से कम है तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू का 90% तक बैंक लोन देती है, नहीं तो 80% तक लोन मिल जाता है अगर आपकी लोन अमाउंट 20 लाख से ज्यादा है। और एक बात और ध्यान रखने जैसी है इसमें कि आपको स्टैम्प ड्यूटी और जो रजिस्ट्रेशन का पैसा है वो बैंक फाइनेंस नहीं करेगी, वो आपको अपनी जेब में से करना पड़ेगा। और इसके अलावा बैंक आपकी इनकम कंसीडर करती है, तो हर एक बैंक का अलग अलग नियम रहता है, स्टैंडर्ड नहीं है, पर नॉर्मली जो आपकी जो इनकम है, उस मंथली इनकम है, उसका 40 से 45% वो प्रिज्यूम करते हैं कि आप जो लोन, आपकी जो होम लोन है उसकी सर्विसिंग में यूज कर सकते हैं। तो इनकी जो इनकम 18,000 के आसपास है, उसके हिसाब से इनको 9 लाख रुपए तक का 20 साल के लिए 10.25% के हिसाब से लोन मिल जाएगा। और जो दूसरा पार्ट है उनके प्रश्न का कि ये इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं और उनके पास फॉर्म नंबर 16 है, तो इनको लोन मिल पाएगा या नहीं पाएगा। तो ऐसा है पल्लव कि आपको किसी न किसी तरह से आपकी इनकम सब्सटेंशिएट करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर ही रहे हो। तो हालांकि ये राहुल जी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, परंतु चूंकि इनके पास इनकम जो फॉर्म नंबर 16 है, जो आपका सैलरी सर्टिफिकेट है वो है, और अगर ये अपने बैंक में जो अपनी जो सैलरी है वो अगर रेगुलर क्रेडिट होती है और वो सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, तो मैंने जैसे बताया 9 लाख तक का लोन इनको आराम से मिल जाएगा। चलिए, तो प्रमोद, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली लिखा था कि योर ओन फाइल ITR बट यू हैव फॉर्म 16, तो बैंक को आपको अपनी सैलरी का प्रूफ दिखाना है, उसके लिए फॉर्म 16 पर्याप्त रहेगा। ये आप डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं बैंक को, और जैसे हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं 9 लाख तक का लोन आपको मिल पाएगा। आपको थोड़ी और डिटेल्स देते हैं कि आपकी फैमिली में और कोई भी है जिसके साथ आपको ओनर बन के ले सकें, तो शायद योग्यता आपकी पड़ जाती। अगले दर्शक हैं हमारे साथ राहुल छत्तीसगढ़ से। नमस्कार राहुल, बताइए क्या सवाल है आपका? राहुल, आपसे रिक्वेस्ट है टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए और फिर अपना सवाल लाइव पूछ सकते हैं। हाँ मैडम, मेरे को हेलो। हाँ राहुल, पूछिए। मैडम मेरे को हिंदी की पढ़ाई के लिए 4 लाख का लोन चाहिए था। ठीक है, वो भी बिना सिक्योरिटी के। ठीक है, और आपने बताया था कि अभी अभी आपकी BBA की पढ़ाई खत्म हो गई है, तो आपने एडमिशन ले लिया है या फिर अभी आपको लेना है? एडमिशन टाइम स्टार्ट हो गया है क्योंकि? नहीं मैडम, अभी एडमिशन लेना है मेरे को। ठीक है, ठीक है राहुल, आप फोन लाइन डिस्कनेक्ट मत करिएगा। जैसे आपने बाकी भी डिटेल्स कुछ हमारे साथ शेयर की थी, बलवंत साहब के पास वो हैं। इन्होंने मेंशन किया था फैमिली की इनकम 1.5 लाख के आसपास है सालाना। क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्योंकि खास करके इनका अमाउंट अगर देखा जाए 4 लाख से कम तक के लोन पर कोई कोलैटरल या सिक्योरिटी नहीं देना होता, तो अप्रोच क्या रहनी चाहिए और क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन उसमें लगेगी? बलवंत साहब देखिए पल्लवी, आपने सही बताया कि अगर आपको जो एजुकेशन लोन जो रिक्वेस्ट है, जो लोन के अमाउंट है, अगर वो 4 लाख से कम है, तो आपको जो RBI की इंस्ट्रक्शंस है उसके हिसाब से बैंक जो लेंडर है वो कोई भी कोलेटरल इंसिस्ट नहीं कर सकता, परंतु जो पेरेंट्स हैं उनको को बोरोर जरूर बनना पड़ेगा। और जहां तक डॉक्यूमेंट्स वगैरह का प्रश्न है, तो इनको जो प्रूफ देना पड़ेगा कि उनका जो जो कोर्स है उसमें उनका एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के बाद ही उनको लोन मिल सकता है। इसके अलावा उनका जो फोटो ID है, एड्रेस प्रूफ है, और उनका जो पास्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस वगैरह वो भी डिटेल वगैरह बैंक इंसिस्ट करेगा। और जो इसमें जो एजुकेशन लोन सेक्टर में है वो
पीएसयू ज्यादा एक्टिव है और ऑलमोस्ट सब बैंक्स की जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जब भी आपका नंबर आएगा तब आपको ये डॉक्यूमेंट वगैरह देना पड़ेगा। जो लोन है नॉर्मली वो आपको अगर 7.5 लाख से कम तक का लोन है तो 10 साल में आप उसका भुगतान कर सकते हो, और 7.5 से ज्यादा है तो 15 साल तक की आपको बैंक मैक्सिमम ईएमआई दे सकती है। आप कम पीरियड का भी ईएमआई ले सकती है। और इसके अलावा एक मॉरेटोरियम पीरियड होता है, जब तक आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तब तक बैंक आपसे उसका रिपेमेंट का इंसिस्ट नहीं कर सकती। तो अगर आपका जो पढ़ाई खर्च खत्म होने के बाद में साल भर, या आपका अगर नौकरी लग गया उसके पहले ही, तो नौकरी लगने के 6 महीने के भीतर जो भी पहले होता है तब से आपको आपका लोन का सर्विसिंग शुरू करना जरूरी रहेगा। पर जैसे चूंकि लोन इनको 4 लाख का चाहिए तो इनकम कंसीडर नहीं करते हैं कि आपके पेरेंट्स वगैरह का क्या इनकम है, और कोलेट्रल के लिए भी इंसिस्ट नहीं करते हैं। तो मेरे को लगता है आपका जो एमबीए करना, और मैं प्रिज्यूम करता हूं कि ये जो एमबीए है जहां से कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड है, तो आपको ये जो जितना लोन चाहिए 4 लाख तक का वो आसानी से मिल जाएगा। तो राहुल, आप किसी भी सरकारी बैंक में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपने अभी बताया एडमिशन आपने लिया नहीं है, तो एडमिशन लेने के बाद ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि आपको अपने एडमिशन के यानी दाखिले के जरूरी दस्तावेज आपको बैंक को दिखाने होंगे। फिलहाल हमारे साथ अगली दर्शक हैं गुरविंदर कौर हरियाणा से। नमस्कार गुरविंदर, बताइए आप कुछ अपना कारोबार शुरू करना चाह रही हैं? गुरविंदर नमस्कार। चलो, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इन्होंने सवाल हमसे ईमेल के जरिए भी शेयर किया था, और इन्होंने अपने बारे में बताया था कि इनकी उम्र 24 साल है और ये कुछ अपना काम करते हैं, 10 से 15 हजार रुपए जिससे कमाती हैं। अब ये अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहती हैं, वो भी बेकरी का बिजनेस। हालांकि इस लाइन में इनको कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन ये आपसे जानना चाह रही है क्या कोई स्कीम्स है ऐसी जिससे ये अपना काम सेटअप कर पाए, और इनको लगभग 2 लाख रुपए की जरूरत होगी। तो क्या कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट इनको बनानी पड़ेगी, क्या कोई प्रोफेशनल से इनको हेल्प लेनी पड़ेगी? बलवंत साहब बताइए, गुरविंदर के लिए क्या राय है आपकी तरफ से? ये पल्लवी ऐसा है कि जो छोटे पैमाने पर जो बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो उसके तहत अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं और आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख से कम है तो आपको लोन मिलता है, और अगर आप कोई सर्विस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो उसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट की लिमिट है वो 5 लाख है। उसके लिए जो उम्र है आपकी वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, और जो आपका जो एजुकेशन है वो कम से कम 8th स्टैंडर्ड होना चाहिए। और इसमें जो आपको जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका नॉर्मल लोगों को 90% है, और जो फीमेल बोरोअर्स है उनको 5% ही खुद का लगाना पड़ेगा, और 95% आपको बैंक से मिलेगा। और आप कोई भी पीएसयू बैंक में जाके अप्रोच करके आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत ये लोन चाहिए। चलिए, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत आपको 10 लाख तक के लोन मिलते हैं अगर आप खुद का काम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, और साथ ही आप किस इलाके में हैं, यानी कि आप अर्बन एरिया में हैं, रूरल में हैं, और जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया अगर आप ग्रामीण इलाके में सेटअप कर रहे हैं तो आपको 25% तक की सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। साथ ही अगर आप शहरी इलाके में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाते हैं या सेटअप करते हैं तो आपको 15% का रिबेट सरकार की तरफ से दिया जाता है। और खास करके क्योंकि गुरविंदर आपने बताया था फीमेल आप हैं, इसलिए आपको थोड़ी और शायद इसमें रियायत मिल सकती है। तो यानी कि आप जो खुद का काम शुरू करने जा रही हैं बिल्कुल बेझिझक आप आगे बढ़ सकती हैं, और हमारे एक्सपर्ट की तरफ से फिलहाल यही राय है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बलवंत साहब से बातचीत जारी है। आप लोग भी हमें ईमेल या एसएमएस के जरिए सवाल भेज सकते हैं। कर्ज हमारा कोड है आज का, कर्ज लिखकर स्पेस लिखकर अपना सवाल 57575 भेजें। अदरवाइज मेल आईडी नोट कर सकते हैं स्क्रीन के निचले भाग में moneyguru@zenetwork.com। जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु लोन्स। हमारे साथ बलवंत जैन है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अगले दर्शक हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अमित कुमार ठाकुर हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ गए हैं। नमस्कार अमित, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं जमशेदपुर से अमित कुमार बोल रहा हूँ। मेरा सवाल कार लोन से संबंधित है जी। मैंने जनवरी 2014 में एसबीआई से 6 इयर्स के लिए कार लोन लिया था 7 लाख का। उसमें मैंने ये 3-4 महीनों में अराउंड 2 लाख पे कर दिया वापस। ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कार लोन को जल्दी पेमेंट करना क्या एडवाइजेबल है, और उसमें बेनिफिट होता है, या लॉन्ग टर्म कहीं इन्वेस्ट करो तो उसमें बेनिफिट मिलेगा?
नहीं, इन्वेस्ट करना कुछ अलग हो जाएगा और लोन की आप बात कर रहे हैं, ये आपकी लायबिलिटी से संबंधित है। आपने इनफैक्ट आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं एक्सपर्ट से कि आप कौन से तरीके से अपना लोन पहले क्लोज कर सकते हैं ताकि आपको पेनल्टी ना लगे। अच्छा है या नहीं? ठीक है अमित, आप फोन लाइन डिस्कनेक्ट मत करिएगा। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं इस वक्त स्टूडियो में बलवंत साहब। इन्होंने इनफैक्ट अपनी मेल में थोड़ा एक्सप्लिसिटली लिखा था, इन्होंने लिखा था क्योंकि जनवरी में ही इन्होंने इस लोन की शुरुआत की है तो ईएमआई बढ़वा लें, वो एक ऑप्शन है, या फिर दूसरा ऑप्शन इन्होंने लिखा कि पार्शियल पेमेंट में करूं ताकि 6 साल का जो ये लोन लिया है जो इसी साल जनवरी में शुरू हुआ है वो 6 साल से पहले क्लोज कर पाए और पेनल्टी भी इनको कम से कम देनी हो या फिर ना देनी हो। लेकिन इन्होंने लोन एसबीआई से लिया है। आप क्या कहते हैं, क्या एडवाइस देंगे अमित को? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जो कार लोन का जो रीपेमेंट है, प्रीपेमेंट है, उसमें स्टेट बैंक और कुछ बैंक और दूसरे बैंक हैं वो प्रीपेमेंट पेनल्टी चार्ज नहीं करते हैं। बाकी दूसरे बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक है वो 3% से 10% तक का प्रीपेमेंट पेनल्टी चार्ज करते हैं। तो चूंकि अमित जी ने लोन स्टेट बैंक से लिया है तो मुझे लगता है कि उनका प्रीपेमेंट पेनल्टी तो नहीं लगेगी। जहां तक प्रश्न है कि उनको ईएमआई जो लोन टेन्योर है वो रिशेड्यूल करवा के ईएमआई बढ़वानी चाहिए या एक मुश्त भुगतान करना चाहिए, मेरे हिसाब से जब भी आपके पास सरप्लस पेमेंट सरप्लस आ जावे आप उसका भुगतान कर दीजिए। उससे क्या होता है कि आप जैसे आपका फिक्स कमिटमेंट नहीं रहेगा। अगर आपने आपका टेन्योर कम करवा के ईएमआई बढ़वा दी और जरूरी नहीं कि आप भविष्य में वो बढ़ी हुई ईएमआई को आप सर्विस कर पाए, तो आपको जब भी पैसा आपके पास सरप्लस हो आप जमा करा दीजिए। और जब भी आप लोन रीपेमेंट करें, प्रीपेमेंट करें, भले वो होम लोन हो या कार लोन हो, एक बात जरूर ध्यान रखिए कि आप आपके निकट भविष्य में अगर कोई फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो वो आप जरूर असेस कर दीजिए, इवेल्युएट कर दीजिए। आप आपकी कंटिजेंसी के लिए कुछ ना कुछ फंड जरूर रखिए। मतलब आपके पास जितना पैसा सरप्लस है वो पूरा का पूरा आप लोन में पुनर्भुगतान में इस्तेमाल नहीं करें। यानी अमित के लिए आपकी राय है कि एसबीआई से क्योंकि इनका लोन चल रहा है, एसबीआई से अगर लोन लिया है इन्होंने तो प्रीपेमेंट चार्जेस पूरी तरह से नील है, कोई प्रीपेमेंट चार्जेस इनको नहीं देने होंगे अगर ये अपना कार लोन क्लोज करेंगे। हाँ, मतलब स्टेट बैंक का जो कार लोन है उसमें प्रीपेमेंट चार्ज नहीं है, परंतु नॉर्मली कुछ बैंक्स हैं वो इंसिस्ट करती है कि आपका जो प्रीपेमेंट का जो राइट है वो आप 12 महीने के जब तक 12 ईएमआई का भुगतान नहीं हो जाता तब तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब कि आप लोन शुरू होने के बाद में 1 साल के बाद में ही प्रीपेमेंट शुरू कर सकते हैं। तो मेरा इनको सुझाव रहेगा कि इनके पास जो लोन का एग्रीमेंट है वो उसको बारीकी से पढ़ ले और उसमें देख लें कि कुछ वेटिंग पीरियड है क्या लोन प्रीपेमेंट करने के पहले। ठीक है। यानी अमित, आपने कार लोन के प्रीपेमेंट के बारे में पूछा था, तो पहली कंडीशन तो ये है कि आप कम से कम 12 किश्तें दे चुके हो, यानी 1 साल कंप्लीट करने के बाद ही आप प्रीपेमेंट शुरू कर सकते हैं। और दूसरी बात, एसबीआई में आमतौर पर कार लोन पर प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है, लेकिन और जो बैंक है वो प्रीपेमेंट चार्जेस वसूलते हैं। तो एक बार आप अपना लोन एग्रीमेंट चेक कर सकते हैं। डायरेक्टली भी आप अपने बैंक को संपर्क करें और जानकारी लें कि अगर आप 6 साल से पहले इसको क्लोज करेंगे क्या कुछ परसेंटेज है लोन की जो आपको एज अ प्रीपेमेंट चार्ज देना होगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बलवंत साहब हमारे साथ बने हुए हैं। आप लोग भी अपने सवाल और सुझाव भेज सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर। साथ ही कर्ज हमारा आज का कोड है, कर्ज लिखकर आप स्पेस देकर अपना सवाल अपने नाम के साथ 5757 पर भेज सकते हैं। जल्द आ रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु लोन्स। बलवंत जैन आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और लोन्स पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अगला सवाल ईमेल के जरिए हमने लिया है। संदीप मित्तल साहब का ये सवाल है, अलीगढ़ से इन्होंने भेजा है। इन्होंने मेंशन किया है HUF प्रॉपर्टी के बारे में, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसकी कॉस्ट उन्होंने लगभग बताई है 1 करोड़ रुपए और इनको 50 लाख तक का लोन उस पर चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ बैंक्स में ट्राई किया और वहां पर बैंक्स का ऐसा कहना है कि HUF प्रॉपर्टी पर लोन नहीं मिलेगा। एज एन एक्सपर्ट बलवंत साहब, आप इनको क्या राय देंगे? क्या सचमुच HUF प्रॉपर्टी पर लोन मिलने में दिक्कत होगी? क्या लोन इनको नहीं मिल पाएगा? क्या बताएंगे आप? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जो संदीप जी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये जो HUF प्रॉपर्टी के सामने उनको पर्सनल इंडिविजुअल अकाउंट में शायद लोन चाहिए। बाकी नॉर्मली अगर आपको HUF की प्रॉपर्टी, HUF का अगर कोई बिजनेस है या HUF का पर्पज के लिए ही आपको लोन चाहिए तो आप HUF की प्रॉपर्टी के सामने बैंक से लोन ले सकते हैं और काफी बैंक्स लोन देती भी है।
एचयूएफ को लोन देने के पहले लेंडर ये जरूर निश्चित करना चाहेगा कि इसकी लोन की भरपाई कैसे होगी। तो जो आपको एचयूएफ की इनकम भी प्रूव करनी पड़ेगी, और जो हिंदू लॉ है उसके हिसाब से जो करता है एचयूएफ का, उसको राइट रहता है कि वो एचयूएफ के पर्पज के लिए एचयूएफ की प्रॉपर्टी यूज कर सकता है। तो अगर आपको एचयूएफ का कोई बिजनेस, रनिंग बिजनेस है, या आप कोई एचयूएफ में कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और उसके लिए आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो आपको लेंडर, ऑलमोस्ट सब लेंडर देते हैं। परंतु अगर आपको वो जो लोन लेना है वो आपके व्यक्तिगत यूज के लिए जो करता को खुद के लिए अगर पैसा चाहिए, तो लेंडर जो हिचकिचाते हैं एचयूएफ की प्रॉपर्टी के सामने लोन देने में, क्योंकि उसमें जो उत्तराधिकार का भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए, सक्सेशन को लेकर भी इसमें किसी तरह की लीगल प्रॉब्लम्स फेस होती है, लेकिन जैसा कि आपने बताया था संदीप, आपको बैंक से इस तरह की मतलब रिएक्शन मिल रहा है या इस तरह का रिस्पांस मिला है, पर शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि आप एचयूएफ प्रॉपर्टी पर इंडिविजुअल बेसिस पर लोन लेने की सोच रहे हैं। चलिए, एक और सवाल आज हम शामिल करेंगे जो इस शो का आखिरी सवाल भी होगा। विवेक राय जी का सवाल है, इन्होंने कार लोन पर जानना चाहा है। इन्होंने मेंशन किया है कि इनका एक होम लोन ऑलरेडी चल रहा है जिसकी ईएमआई 28,000 रुपए देते हैं, स्विफ्ट डिजायर लेने की ये सोच रहे हैं, उसके लिए कितना लोन इनको मिल पाएगा? क्या 100% तक इनको ऑन रोड कॉस्ट पे मिलेगा या 90%, या किस तरह से ये कैलकुलेशन वर्क करती है? विवेक के लिए बलवंत साहब, आपकी क्या राय है? देखिए पल्लवी, मेरे पास जो डेटा है विवेक का कि उनकी 7.5 लाख की सालाना इनकम है, तो जैसे मैंने बताया पिछले प्रश्न के जवाब में भी, जो लेंडर है वो नॉर्मली आपकी 40 से 45% की जो इनकम है, मंथली इनकम, वो प्रिज्यूम करते हैं कि आप लोन सर्विस कर सकते हैं। तो इनकी जैसे मंथली इनकम 62,500 रुपए हो गई, और उसका 40-45% करीब 28,000 के आसपास होता है, और ये जो 28,000 है वो उनका जो एग्जिस्टिंग लोन है उसकी ईएमआई जा रही है। तो जो स्पेस नहीं बचा है इनके पास में एडिशनल लोन सर्विस करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि उनको जो कार खरीदनी है उसके लिए एडिशनल लोन मिल पाएगा, क्योंकि जो उनकी जो रीपेइंग कैपेसिटी है वो होम लोन में पहले से ही यूटिलाइज हो रही है। चलिए, यानी कि आपने सैलरी अपनी बताई थी करीब 62,500 रुपए एज मंथली सैलरी की अगर बात करें, जिसमें से 28,000 जो कि एक बड़ा हिस्सा है वो आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं। दूसरा लोन मिलने में शायद दिक्कत हो सकती है। अगर आपकी वाइफ भी अर्निंग है, हो सकता है वो अपनी आय के हिसाब से कार लोन ले सकती है। फिलहाल इतने ही सवाल आज हम शामिल कर पाएंगे। बलवंत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। और आज क्योंकि हमने लोन्स पर बातचीत की, लेकिन कल जब हम लौटेंगे हम बात करेंगे इंश्योरेंस पर, यानी वेडनेसडे का दिन रहेगा इंश्योरेंस के नाम। साथ ही प्रॉपर्टी पर बातचीत होती है हर थर्सडे को, और फ्राइडे का दिन रहता है टैक्सेशन के नाम। टैक्स से जुड़े हुए सवालों को आप भेज सकते हैं हमें। ईमेल आईडी नोट करें, moneyguru@znetwork.com पर आप अपने सवाल भेज दीजिए। साथ ही आज का टॉपिक क्योंकि लोन्स था, आप कर्ज से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर पूछना चाह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो कर्ज लिखकर उसे आप 57575 पर भेज सकते हैं। फिलहाल मनी गुरु से इतना ही। नमस्कार।